पहली बात कि ये खुद मोदी जी लेकर आए थे। उसके बाद से अब तक इन्होंने 1,27,000 करोड़ रुपए जनता से लिया। अब आप कह रहे कि आपको छूट दे रहे हैं इस नए जीएसटी में कि जो पैकेजिंग का जो बॉक्स है इसमें 6% हो गई जीएसटी, लेकिन पैकेजिंग जिस कागज से बन रही है वो 12 से 18% हो गया। बच्चों की कॉपी पे 0% जीएसटी है और जो कागज जिससे वो कॉपी बननी है वो 12 से 18 हो गया। ये है कारीगरी। उन्होंने क्या किया है कि दाम नहीं घटाए हैं, उन्होंने क्वांटिटी घटाई। देश के लोग चिंतित होते हैं तब राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री टीवी पे आते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं। पहलगाम की घटना हो गई, मोदी जी विदेश में थे, वहां से आए वो बिहार चले गए क्योंकि बिहार में चुनाव था। राष्ट्र का नाम संदेश नहीं दिया। 26 लोग हमारे देश के मारे गए और राष्ट्र के नाम संदेश नहीं दिया। हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान के आतंकवादी हमलों में मिसाइल के हमले किए, राष्ट्र के नाम संदेश नहीं दिया। हकीकत यह है कि सीज फायर की घोषणा या सीज फायर की खबर ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान दोनों सरकारों से पहले दी। मणिपुर की इतनी बड़ी घटना हो गई, महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उस पर राष्ट्र का नाम संदेश नहीं हुआ। आगे आने वाले समय में इन सब की जांच होगी, कमीशन बैठेंगे और मुझे यकीन है कि जवाबदेही फिक्स की जाएगी। तो भारत पाकिस्तान का मैच होना है कि नहीं होना है ये बीसीसीआई और आईसीसी नहीं तय कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री स्तर पर तय होता है ये चीजें। कम से कम पाकिस्तान का मैच और विज्ञापन दाताओं का पैसा जो वसूल, इसको आरओआई कहते हैं, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो इंडिया पाकिस्तान के मैच में ही निकलता है। तो मैच ये हुआ है अपने कॉर्पोरेट दोस्तों को घाटे से बचाने के लिए, इसलिए राष्ट्रवाद थोड़ा पार्किंग में लगा दिया गया। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि इस वक्त स्वतंत्र की टीम कहाँ आ गई है। जी हाँ, स्वतंत्र की टीम आप लोगों को एक शख्सियत से मिलाने आई है। वो शख्सियत कौन है, आइए चलते हैं उनके घर। वहीं पर हमारे सहयोगी विक्रांत यादव हैं। उनको सुनना और समझना जो आजकल देश में चल रहा है बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। आइए। अरे विक्रांत साहब, आज कहाँ पर आ गई स्वतंत्र की टीम? आज स्वतंत्र की टीम अपने दर्शकों को मिलवाने लाई है प्रशांत टंडन जी से। प्रशांत टंडन जी देश के वरिष्ठ पत्रकारों में शुमार हैं। अनेक मुद्दों पर आपने उनको अपनी राय रखते हुए देखा होगा, निष्पक्ष राय रखते हुए देखा होगा और तमाम मुद्दों पर, चाहे देश के हों विदेश के हों, प्रशांत जी खुलकर अपनी बात सबके सामने रखते हैं। तो आज हमने सोचा कि प्रशांत जी के साथ चाय भी पी ली जाए और थोड़ी बहाने चर्चा भी हो जाएगी। प्रशांत जी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया और बहुत स्वागत आपका मेरे घर पे। प्रशांत जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि एकदम आप रनिंग वनिंग करके, मुझे लग रहा है नहा धो के तैयार हो गए, तो शॉपिंग वॉपिंग भी करते आए हैं क्या? क्योंकि आजकल तो देश में सब बचत उत्सव मना रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा। देखिए, केवल मतलब मैं भी काम करता हूँ और काफी घंटे काम करता हूँ मोदी जी की तरह। तो मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ और 5:30 तक मैं कंप्यूटर में बैठ जाता हूँ और जो ऑनलाइन अखबार आ जाते हैं वो देख लेता हूँ फटाफट। 6:15 बजे मैं जाता हूँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, यहाँ पास में है, और वहाँ मैं रनिंग करता हूँ, फिर स्विमिंग करता हूँ और फिर स्विमिंग के बाद बाइसिकल से सामान वामान लेते हुए, घर का सब्जी, मदर डेयरी करते हुए तब मैं लौटता हूँ और फिर दिन शुरू होता है ब्रेकफास्ट के बाद। तो बचत जो 2 दिन पहले आप जितने पैसे सुबह खर्च करके आते थे उसमें से बचत तो शुरू हो गई होगी? जी, मैं तो रोज सामान खरीदता हूँ, मदर डेयरी से भी और किराना स्टोर से भी, और मेरी बात भी होती है क्योंकि पड़ोस में है सब। मैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो बड़े बड़े होते हैं ना, शॉपिंग मॉल, वहाँ अपनी दिन शॉपिंग नहीं करता हूँ। मैं अभी भी उन्हीं दुकानों पे शॉपिंग अपनी करता हूँ, घर के सामानों की, जो पहले से है छोटी दुकानें, और उनसे दोस्ती भी है और कई सालों से उनके सामान खरीद रहे, तो दोस्ती भी है, उनसे बातें भी होती हैं, जीएसटी के बारे में बातें होती हैं, और वो सब बातें वही कहते हैं कि कंप्लायंसेस बहुत है। और अभी एमआरपी में कोई फ़र्क आया नहीं है क्योंकि उनको पीछे से भी नहीं आया है। तभी तो नया सामान आएगा तो वो एमआरपी पे बातें होंगी। लेकिन मोटा मोटा मैं आपको बताऊं कि सरकार ने जो क्लेम कर रहे सरकार, पहली बात कि ये खुद मोदी जी लेकर आए थे,
ये जीएसटी हाँ बिल्कुल। 2017 में, और उसके बाद से अब तक इन्होंने 1,27,000 करोड़ रुपए जनता से लिया, जिसमें कि कोई 55,000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा केंद्र सरकार का है, बाकी राज्यों का। और वो पैसा लेने के बाद अब आप कह रहे हैं कि आपको छूट दे रहे हैं, तो पहले ही वो बड़ा अनसाइंटिफिक था, उसका कोई लॉजिक नहीं था उस तरीके की जीएसटी का, इतने टीयर्स। तो वन नेशन वन टैक्स का कोई मतलब नहीं हो गया था अगर इतने टैक्स। तो कई ऐसे टैक्सेस थे, लाइफ सेविंग ड्रग्स पे, कैंसर की दवाओं पे, इन सब पे, बच्चों की पढ़ाई की किताबों पे टैक्स था, जीएसटी था। अब उस पर कम, अब इस पे कारीगरी क्या हुई है, मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। हम सब आजकल बहुत सारा सामान लेते हैं उससे, ऑनलाइन, अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से, दूसरे और प्लेटफॉर्म से सामान लेते हैं, और उनकी पैकेजिंग आती है। तो पैकेजिंग अपने घर से तो नहीं दे रहा, वो सामान जो हमको दे रहा है उसकी कीमत में वो पैकेजिंग भी शामिल है। बाजार से भी आप सामान लें, बिजली का बल्ब भी लें, कोई भी चीज़ लें, तो उसमें पैकेजिंग एक डब्बा तो होगा ना कागज़ का। अब देखिए क्या हुआ है इस नए जीएसटी में, कि जो पैकेजिंग का जो बॉक्स है इसमें 6% हो गई जीएसटी, लेकिन पैकेजिंग जिस कागज से बन रही है वो 12 से 18% हो गया। अच्छा। है ना। बच्चों की कॉपी पे 0% जीएसटी है, और जो कागज जिससे वो कॉपी बननी है वो 12 से 18 हो गया। तो ये है कारीगरी। ओ ठीक, इसी तरह का खेल हम अभी कपड़ा व्यापारियों के बीच में गए थे चांदनी चौक में, तो वहां पर उन्होंने बताया कि जो कपड़े का जो पॉलिस्टर यार्न है उस पे जीएसटी बढ़ गया है, तो कपड़ा कैसे सस्ता हो जाएगा फिर? हाँ। तो ये अभी धीमे धीमे जैसे जैसे वो कैलकुलेट करेंगे अपनी एमआरपी, और जीएसटी कैलकुलेशन होगा, और फिर वो एमआरपी का ठप्पा लगा के सामान बाजार में भेजेंगे, कोई हफ्ता 10 दिन और लगेगा इसमें, तब हमको समझ में आएगा कि ये जीएसटी कितना है। 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी, तीसरा आप बता रहे हो जी। सर आप तो ये बता रहे हैं, लेकिन सरकार के मंत्री और जो भी दिल्ली सरकार के कुछ नेता लोग दुकानदारों को जाकर फूल दे रहे हैं, और टीवी चैनल में सब लोग देख रहे हैं कि ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक है, इसने सब कुछ बदल दिया, और आप ऐसी बातें सर कर रहे हैं। देखिए, दुकानदार से पूछिए ना जाके, नेताओं से कि हम टीवी में क्यों देखें? दुकानदार तो आपके यहाँ से 100 मीटर दूर दुकानदार है, जाके बात कर लीजिए, आपके हाथ में कैमरा है, माइक है। हम तो रोज बात करते हैं दुकानदारों से। देखिए, जीएसटी में 2 चीजें हैं दुकानदार के पर्सपेक्टिव से। उसके इतने कंप्लायंसेस बढ़ गए हैं, इतने रिटर्न उसको भरने पड़ते हैं, उसका सीए उसको जो है हायर करना पड़ता है, जो काम खुद पहले कर रहा था। हाँ। और जाके वो सेल टैक्स में जब ना देता था, अब उसको सीए भी हायर करना पड़ रहा है उसको। तो सीए को भी, सीए की फीस जा रही है, लंबी चौड़ी फीस जा रही है। 50 सीए की डिमांड है, ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, तो बड़े कंप्लायंसेस बहुत है। आपने टैक्स को वाइडन करने के चक्कर में दुकानदार के कंप्लायंसेस बहुत बढ़ा दिए। अब आप सोचिए कि जो दुकानदार है, देखिए जिसकी कोई जनरल मर्चेंट की दुकान है, ठीक ठाक चल रही है, तो अलग बात है, लेकिन जिसका भी 20 लाख से ऊपर का टर्नओवर है, वहाँ तो आपने छूट नहीं दी है ना, उसको कंप्लायंसेस में छूट नहीं दी आपने, तो दुकानदार का सरदर्द नहीं कम हुआ है। दुकानदार तो टैक्स आपके अपनी जेब से नहीं दे रहा था ना, वो तो आपसे जो ले रहा है वो सरकार को दे रहा था, लेकिन उसका जो झंझट है, उसके जो कंप्लायंसेस है, वो नहीं कम हुए हैं। प्रशांत जी, बड़ी भारी डिस्पैरिटी आ गई है। पहले ही दिन हमने देखा जीएसटी वाले दिन, तो बड़े बड़े क्लेम किए जा रहे हैं कि गाड़ियों की बिक्री बहुत ज्यादा हुई हिंदुस्तान में। मारुति ने 25,000 बेच दी, हुंडई ने 11,000 बेच दी, बाकी भी कंपनियों ने पहले दिन बहुत अच्छी गाड़ियां बेची। लेकिन बहुत बड़ी आबादी देश की है, सोशल मीडिया पर भी आ रही है कि रोजगार ही नहीं है तो बचत कहाँ से करेंगे, रोजगार ही नहीं है तो खरीदारी कहाँ से करेंगे। तो ये पूरा बड़ा गड़बड़ झाड़ा दिखाई दे रहा है इस समय। देखिए, जो गाड़ियां खरीदने वाला कस्टमर है, वो जो आबादी है,
उसके ऊपर 10-20 हजार रुपए गाड़ी की कीमत ऊपर नीचे जा रही, फर्क नहीं पड़ता। उसको केवल इतना शायद फर्क पड़ेगा कि वो एक्सेसरीज कम लगवाएगा, कोई एक वेरिएंट नीचे की गाड़ी दे लेगा, गाड़ी तो वो लेगा। जिसके पास 45 लाख रुपए की गाड़ी एसयूवी खरीदने का पैसा है, वो 46 भी दे देगा। वो उसकी दिक्कत नहीं है। देखिए, दिक्कत उसकी है कि अगर आप किसी एफएमसीजी के लोगों से आप बात करें, खासकर जो तेल, साबुन, दालमोट, बिस्किट ये जो बनाने वाले लोग हैं, इनसे बात करें, जिनका बहुत बड़ा मार्केट रूरल और कस्बों में है, सेमी अर्बन और रूरल में है। मेरी उनसे तमाम लोगों से बात होती है। उन्होंने क्या किया है कि दाम नहीं घटाए हैं, उन्होंने क्वांटिटी घटाई है। अब वो 1 रुपए का तेल का भी शैसे ले आए हैं। अब मुझे एक सीईओ बता रहे थे कि उनका वो 1 रुपए वाला भी जो है उसकी बिक्री कम हो गई है। अब आप सोचिए, 5 रुपए के बिस्किट के पैकेट की बिक्री कम हो गई है रूरल मार्केट में। तो आप जो पॉकेट में जिसके पैसा नहीं है, जो बेरोजगारी है, जो दूसरे उसके खर्चे बढ़ गए हैं, तो उससे जो क्रय शक्ति है, वो क्रय शक्ति बहुत बुरी तरह से कम हुई है। और पिछले 40 साल में सबसे ज़्यादा कम हुई है क्रय शक्ति, जो परचेजिंग पावर है। और परचेजिंग पावर ही बाजार तय करती है। देखिए सर, आप सब लोगों से मिलते हैं, बात भी करते हैं। अभी 5 बजे मोदी जी आए और उन्होंने बजट उत्सव के बताया, तो ये 5 बजे का लोग क्या सोच का इंतजार कर रहे थे कि मोदी जी क्या देंगे, और मोदी जी ने बजट उत्सव दिया। और लोग तो बहुत कुछ इंतजार करते। मोदी जी 8 बजे करते थे तो लोग घबरा जाते। तो उन्होंने 8 बजे की जगह 5 बजे किया, क्योंकि पाकिस्तान के साथ मैच था। तो अपने मित्र मीडिया वालों की टीआरपी भी नहीं कम करना चाहते वो। तो उन्होंने 5 बजे का समय चूज़ किया। बहुत सी बातें लोग कर रहे थे, और लोग स्पेकुलेट कर रहे थे कि शायद वो ट्रंप को जवाब देंगे H1B वीज़ा के मामले पे। वो जवाब नहीं दिया। और आप देखिए कि राष्ट्र के नाम संदेश जब प्रधानमंत्री करता है विक्रांत, आप लोगों ने भी 10 प्रधानमंत्रियों के राष्ट्र के नाम संदेश देखे होंगे। बहुत बड़ी घटना होती है देश में, देश के लोग चिंतित होते हैं, तब राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री टीवी पे आते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं। पहलगाम की घटना हो गई, मोदी जी विदेश में थे, वहाँ से आए, वो बिहार चले गए क्योंकि बिहार में चुनाव था। राष्ट्र का नाम संदेश नहीं दिया। 26 लोग हमारे देश के मारे गए और राष्ट्र के नाम संदेश नहीं दिया। उसके बाद हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान के आतंकवादी हमलों में मिसाइल के हमले किए, ऑपरेशन सिंदूर किया, उस पे भी राष्ट्र के नाम संदेश नहीं दिया। फिर सीज़ फायर हुआ, विवादित सीज़ फायर। विवादित इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ट्रंप बार बार क्लेम करता है। अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में फिर उसने क्लेम किया, फिर 40वीं बार लोगों ने गिनना छोड़ दिया। वो कहता है सीज़ फायर उसने करवाया। लेकिन हकीकत यह है कि सीज़ फायर की घोषणा या सीज़ फायर की खबर ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान दोनों सरकारों से पहले दी, बिल्कुल, और कोई आधा घंटा पहले दी। तो बात में तो उसकी बात पे दम तो है। तो सीज़ फायर पे भी नहीं आए मोदी जी राष्ट्र के नाम संदेश देने। तमाम घटनाएं हो गई। मणिपुर की इतनी बड़ी घटना हो गई, महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, 250 के करीब चर्च जलाए गए, कितने लोगों का नरसंहार हुआ वहाँ पे। और दो समाज जो सदियों से रह रहे थे एक साथ, उनमें अब ये हो गया कि रास्ते अलग अलग हो गए, बसें अलग अलग हो गई। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि अब कुकी मैतेई एक ही जगह पे, एक ही बस स्टॉप पे चले जाएं आज की तारीख में। तो एक ही राज्य के अंदर 2 राज्य बन गए, वो भी नफरत के आधार पर। इतना अविश्वास, उस पर राष्ट्र का नाम संदेश नहीं हुआ। तो अब आपने किया है, तो ये बिहार का इलेक्शन
ने आपको मजबूर किया कि आपके पास कुछ तो अच्छा हो बिहार को की इलेक्शन के पहले, तो मुद्दों की कमी है। और ये हेडलाइन मैनेजमेंट और मुद्दे, यही सब चीज़ों पे मोदी जी की जो राजनीति है वो घूमती है, इसलिए 5 बजे किया हो। सर, जो जब ये फैसला हुआ उसके बाद राहुल गांधी का एक ट्वीट सामने आता है और वो जो उस पर लिखा हुआ है कि इंडिया हैज़ ए वीक प्राइम मिनिस्टर। तो किस तरीके से इसे देखा जाए, किस लिए इस तरह की बात लिखी गई होगी? देखिए, मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री बने 2014 में और 2019 में, जब उनके पास मैंडेट की कमी नहीं थी, लोकसभा में राज्यसभा में संख्या की कमी नहीं थी। मनमोहन सिंह के पास ऐसी संख्या नहीं थी, दूसरे और प्रधानमंत्रियों के पास नहीं थी, वाजपेयी जी के पास भी नहीं थी। उस संख्या का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया। जो बोल्ड फैसले करने चाहिए थे, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स में हो, इकोनॉमिक अफेयर्स में हो, चाहे वो सोशल स्फेयर में हो, जैसे जातिवाद जनगणना की घोषणा राहुल गांधी के दबाव में की, वो भी अब की, तीसरे टर्म में की। उसकी डिमांड तमाम समय से हो रही है, लालू प्रसाद यादव पता नहीं कब से कर रहे हैं। तो बड़े फैसले वो नहीं कर पाए अपने तीसरे कार्यकाल तक, और उतना बड़ा मैंडेट उनको नहीं था। इस कमज़ोर प्रधानमंत्री तो इसलिए इस लिहाज से माना जाएगा कि जैसे मान लीजिए कि चीन ने हमारे लोगों को मारा, सैनिकों को मारा भारत के, तो आप, या उसके पहले डोकलाम पे चुनौती दी उसने चीन ने, फिर वो आया, फिर जो हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट से उसके अंदर आया, लद्दाख में उसने वो किया, इंटरवीन किया, चीन को जवाब नहीं दे पाया। टिकटॉक बैन करना कोई जवाब थोड़ी ना है, टिकटॉक बैन करना जवाब नहीं, वो तो आपकी ज़मीन हड़प रहा है, आप टिकटॉक बैन कर रहे हो। तो ये इस लिहाज से आप देखिएगा, तो सीज फायर जिस तरह पाकिस्तान पर हुआ, खुद सेना के जनरल्स कह रहे हैं कि 2 दिन का हमने ब्रेक लिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। ये भी खबरें आई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में, पहले आई, अब यहाँ भी लोग बोल रहे हैं कि हमारे कुछ जहाज गिरे और कुछ खामियां थी। मिलिट्री अटैची ने, भारतीय सेना के मिलिट्री अटैची ने एक एम्बेसी के बता दिया कि पॉलिटिकल प्रेशर की, पॉलिटिकल कारणों से हम नहीं, हमारे जहाज गिरे। तो उस करेक्शन, उस गलती को उन्होंने ठीक किया, और ठीक करने के बाद 2 दिन का ब्रेक लिया। आप देखिए सेना का कॉन्फिडेंस क्या है कि इतना सब कुछ हो रहा है, और वो ब्रीफिंग चल रही है सेना के प्रवक्ताओं की, और उसके बाद वो पूरा देश जो है वो आंखें टिकाए बैठा हुआ है, खबरें आ रही हैं, और उस बीच सेना 2 दिन का ब्रेक ले रही, किसी को पता नहीं। ब्रेक के बाद वो दोबारा 8 तारीख को हमले करती है, और उस वक्त डीपली पेनिट्रेट पाकिस्तान के अंदर जाके करती है कि लाहौर का हवाई अड्डा बंद करना पड़ता है। तो उस वक्त तक भी मोदी जी तो ये कहते रहे कि साहब, उस वक्त भी उन्होंने कुछ क्लेम नहीं किया। तो उसके बाद सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा, पाकिस्तान ने सीज फायर की प्रार्थना की, हमने मान ली, बड़ा दरिया दिल है भाई आप, ऐसे आप सबको पाकिस्तान भेजते रहते हैं, किसी को पाकिस्तानी कह देते हैं भारत में आप। एक इनके मंत्री हैं वो पाकिस्तान, बिहार के, वो सबको पाकिस्तान भेजते रहते हैं। पाकिस्तान के इर्द गिर्द आपकी राजनीति घूम रही है, और फिर आप इतने दरिया दिल हो गए कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कहा और आप सीज फायर की बात मान गए। उस वक़्त मान गए, उसी दिन जब सेना ये कह रही कि हमने बड़ी जीत हासिल की, बड़े टारगेट्स को हमने ध्वस्त किया, सुबह और दोपहर तक आपने सीज फायर का प्रोसेस में आ गए, शाम तक सीज फायर घोषित हो गया। तो ये कमज़ोर प्रधानमंत्री न कहा जाए तो क्या कहा जाए कि अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आ गए। याद कीजिए, आप लोग तो शायद उस वक़्त पैदा भी नहीं हुए होंगे, मैं भी छोटा सा बहुत, 71 की लड़ाई पढ़ा तो हो गई। हाँ बिल्कुल। अमेरिका का 7वां बेड़ा आ रहा था,
तो इंदिरा गांधी तो नहीं डरी, इंदिरा गांधी चली गई मॉस्को, टीटी का साइन कर लिया और जवाब दे दिया अमेरिका को, और बांग्लादेश एक देश पैदा हो गया दुनिया के नक्शे में। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का सरेंडर हो गया। इसको कहा जाता है मजबूत प्राइम मिनिस्टर। मोदी जी ने सीज फायर कर लिया, उस वक्त सीज फायर कर लिया जब हमारी सेना कह रही है कि हमको बड़ी जीत हासिल हुई। उसी दिन आगे आने वाले समय में इन सब की जांच होगी, कमीशन बैठेंगे, और मुझे यकीन है कि जवाबदेही फिक्स की जाएगी। नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ जो ये खिलवाड़ हुआ है उस पर जवाबदेही तय होगी आगे आने वाले वक्त में। सर, एक वक्त था 2014 से पहले 56 इंच सीने की बात होती थी, कहता था कि हम लोग घर में घुस के मारते हैं और ये देश आंख दिखाने वाला देश है। तो एक तरफ फिर वक्त आता है कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे सीज फायर हो जाता है, आईसीसी कहता है हम लोग मैच खेल लेते हैं। देखिए, भारत पाकिस्तान मैच का जो फैसला है वो पॉलिटिकल फैसला होता है, ये क्रिकेट बोर्ड नहीं लेते हैं, है ना। हम और विक्रांत एक साथ एक चैनल में काम करते थे, और उस वक्त याद होगा कि फिरोज शाह कोटला में मैच होना था पाकिस्तान के साथ, और शिवसेना ने पिच खोद दी थी। हमारे स्पोर्ट्स के संपादक ये कह रहे थे कि मैच नहीं होगा, मुशर्रफ को आना था, और मैंने कहा ये फैसला क्रिकेट के लोग नहीं करते, पिच का क्यूरेटर नहीं करेगा, ये फैसला पीएमओ करता है। अब क्योंकि मुशर्रफ को आना है और मैच देखना है उसको, तो मैच तो ये होगा। तो मैच हुआ। तो भारत पाकिस्तान का मैच होना है कि नहीं होना है, ये बीसीसीआई और आईसीसी नहीं तय कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री स्तर पर तय होता है ये चीज़ें, कम से कम पाकिस्तान का मैच। तो ये सोच लीजिए कि वो पाकिस्तान के मैच हुए हैं तो किसके कहने पर हुए हैं। प्रशांत जी, पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान के ओपनर अब 50 बनाते हैं और अपने बल्ले को AK-47 बना करके तान देते हैं। बाउंड्री पर खड़ा हुआ एक पाकिस्तान का खिलाड़ी विमान गिरने का इस तरीके से साइन करता है, और उसके बीच हम मैच देख रहे हैं। और अब एक और मैच हम खेलेंगे ही, अगर पाकिस्तान अब बांग्लादेश के साथ हिंदुस्तान जीतेगा ही, तो फाइनल में फिर पाकिस्तान के साथ हम खेलेंगे। तो ये सब है क्या चल रहा है? देखिए, क्रिकेट के जरिए मैं राजनीति का समर्थक नहीं हूँ। खेल है। नहीं, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सर, मैं भी कहता हूँ कि खेल हमेशा होना चाहिए। फिर दिलजीत दोसांझ के साथ क्यों होता है कि दिलजीत दोसांझ को नहीं होने देंगे? हाँ, तो फिर एक ही चीज होना चाहिए ना, ये खेल नहीं है सर। क्रिकेट सिर्फ खेल होता तो फिर जो खिलाड़ियों के जेस्चर है कि वो जहाज गिरा रहा है या सब, देखिए ये क्रिकेट, ये खेल के मैदान में जिसको स्लेजिंग कहते हैं ना, स्लेजिंग, ये क्रिकेट का एक कल्चर है, ये होता है। और वो क्या करेगा, 40,000 उसको जो लोग स्टेडियम बैठे हुए हैं वो उसको ट्रोल कर रहे हैं वहां पे, तो वो भी तो कुछ करेगा ना। प्रशांत जी, मेरा सवाल ये इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में है कि एक तरफ तो आप हर आदमी को, जो आप अभी बता रहे थे, पाकिस्तान जाने की धमकी दे देते हो कि जाओ पाकिस्तान, और दूसरी तरफ आखिर ऐसी क्या मजबूरी है भारत सरकार की, या फिर खुल के कहे कि हम पाकिस्तान के साथ मैच खेलने के हिमायती हैं। आप जो है कंबल ओढ़ करके, एक जो कहावत है कि कंबल ओढ़ के घी पीना, तो एक तरफ आप क्रिकेट भी खिलवा रहे हैं पाकिस्तान को एशिया कप का हवाला दे करके, और दूसरी तरफ आप हर नागरिक को जो ह्यूमन राइट और बाकी वैसी चीजें बातें बोल दे, उसको आप कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ। एशिया कप कौन करवा रहा है? आईसीसी करवा रहा है। आईसीसी का चेयरमैन कौन है? अमित शाह का बेटा है। और अमित शाह का बेटा ना भी हो, ये फैसले सरकार की होती है, जैसे मैंने कहा, एक सरकार। दूसरा एक चीज क्या है, देखिए, भारत पाकिस्तान का मैच, क्योंकि आप लोग टेलीविजन से हैं जी, तो आप जानते हैं टीआरपी का खेल। जो ब्रॉडकास्ट राइट्स होते हैं, ब्रॉडकास्ट राइट हजारों करोड़ों में ऑक्शन होते हैं, उसके बाद टीआरपी होती है। हाँ, जितना के ब्रॉडकास्ट राइट्स हैं, जिसने ब्रॉडकास्ट राइट्स लेके ये लिया है मैच का राइट, वो कम से कम उससे दुगना पैसा तो कमाएगा। तो अगर 8,000 करोड़ के ब्रॉडकास्ट राइट्स हैं तो वो 16,000 करोड़ का विज्ञापन भी कमाएगा। वो ब्रॉडकास्ट राइट्स का पैसा नहीं निकलेगा अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा।
सबसे ज़्यादा टीआरपी उसी में आती है, और विज्ञापन दाताओं का पैसा जो वसूल, जिसको आरओआई कहते हैं, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो इंडिया पाकिस्तान के मैच में ही निकलता है। तो इसलिए इंडिया पाकिस्तान का मैच कमर्शियल कारणों से ज़रूरी है कि जो कॉरपोरेट है जिसने ब्रॉडकास्ट राइट्स खरीदे हैं, उसने विज्ञापन बेच दिए हैं, उसका जो विज्ञापन देने वाले जो कॉरपोरेट कंपनियां हैं, जो सरकार को भी चंदा देती है, हमको मालूम है कौन कौन चंदा देता है इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से, तो वो चंदा देने वाली कंपनियां जो हैं वो घाटे पे चली जाएंगी अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा। तो मैच ये हुआ है अपने कॉरपोरेट दोस्तों को घाटे से बचाने के लिए, और इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा अगर, आप तो टीवी से हैं, आप जानते हैं, टीआरपी जरा कंपेयर कर लीजिएगा, इंडिया न्यूजीलैंड का मैच, इंडिया श्रीलंका का मैच और इंडिया पाकिस्तान के मैच की टीआरपी में अंतर कितना है और एडवर्टाइजिंग कितनी होती है, उसके 10 सेकंड का स्पॉट कितने का बिकता है, इसका 10 सेकंड का स्पॉट कितने का बिकता है, जमीन आसमान का अंतर होगा। तो ये पैसा कमाने के लिए कॉरपोरेट को, क्योंकि पैसा कमाना है, इसलिए राष्ट्रवाद थोड़ा पार्किंग में लगा दिया गया। प्रशांत जी, लेकिन क्या ये समझ में आ रहा है कि बीजेपी की, देखिए बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी यूएसपी है राष्ट्रवाद, जो वो चुनाव में सामने भी रखते हैं। तो क्या सिर्फ कॉरपोरेट के हितों को ध्यान में रखते हुए, ब्रॉडकास्टर्स के हितों को, क्योंकि कुछ जैसे संजय सिंह से हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि सट्टे का जितना बड़ा बाजार है, वो जितना ये नंबर 1 में दिखाई दे रहा है, इससे कई गुना पाकिस्तान का सट्टा, पाकिस्तान के मैच में सट्टा लगता है, तो वो भी एक बड़ा कारण है। तो लेकिन सरकार ने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया कि अपनी छवि पूरी दांव पे लगा दी? सरकार किसकी है ये? सरकार तो कॉरपोरेट की है। कॉरपोरेट इनको मीडिया अपना दिया हुआ है। वो मीडिया दिन रात अपोजिशन को गाली देता है, हिंदू मुसलमान करता है, मोदी जी की वाहवाही करता है। तो वो कॉरपोरेट ने इनको मीडिया दिया हुआ है। तो वो कॉरपोरेट मुफ्त में तो कोई चीज़ नहीं देता ना, वही तो वसूलेगा पैसा। और देखिए, कॉरपोरेट जो कम से कम भारत का कॉरपोरेट और दुनिया का कहीं का भी कॉरपोरेट हो, उसको ये देश और नेशनल सिक्योरिटी और राष्ट्रवाद, इन सब से कोई मतलब नहीं। वो केवल और केवल अपनी बैलेंस शीट देखता है। उसको मुनाफा कमाना है, उसका धर्म मुनाफा है। वो ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना इंडियन है, ना पाकिस्तानी है। उसका राष्ट्रवाद, उसका धर्म मुनाफा है। कॉरपोरेट ने अपने मुनाफे के लिए पाकिस्तान का मैच मोदी जी से करवा लिया, अमित शाह के लड़के से करवा लिया, क्योंकि कॉरपोरेट को मुनाफा चाहिए। उसको ये सब झमेलों में नहीं चाहिए कि ये पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे। ये इमोशनल बातें हैं। सर, इसी से जुड़ा बस एक और सवाल, फिर आगे बात करेंगे। आपको निजी रूप से क्या लगता है कि ये मैच होना चाहिए था, कहने चाहिए? क्योंकि आज ही मैं शेखर गुप्ता जी का आर्टिकल पढ़ रहा था, उन्होंने कहा था कि हमें पाकिस्तान को वॉक ओवर नहीं देना चाहिए था, इसलिए मैच खेलना हमें चाहिए था। ये सब बहानेबाजी है, पाकिस्तान को वॉक ओवर देखिए, मैं इस राय का हूँ कि खेल अलग है और राजनीति अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। और राजनीति में खेल नहीं आना चाहिए, है ना। और बल्कि खेल क्या करता है, भारत में तो वो बहुत लॉबी कमज़ोर है, जिसको कहते हैं ना एंटी वॉर लॉबी, जो पीस के लोग होते हैं। अमेरिका में बहुत स्ट्रांग है वो, यूरोप में बहुत स्ट्रांग है। आप देखिए कितने बड़े बड़े प्रदर्शन फिलिस्तीन के पक्ष में होते हैं अमेरिका और यूरोप में। भारत में नहीं हो पाते हैं। भारत में जितने 10 लोग प्रदर्शन करेंगे तो 50 पुलिस वाले होंगे लाठी लेके, और गिरफ्तार भी कर लेंगे। तो ये जो पूरा मामला है कि खेल अलग वो है, और खेल गुडविल पैदा करता है, नफरतें कम करता है। नफरत होना ठीक बात नहीं है। मोदी जी ने भी अपनी पॉलिसी यही शुरू की थी, नेबर फर्स्ट। और विदेश नीति में कहा जाता है कि आप सबको बदल सकते हैं, अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते। और गुजरात डॉक्ट्रिन एक बड़ी अच्छी विदेश नीति थी
और बहुत कामयाब विदेश नीति थी कि पड़ोसियों से संबंध अपने ठीक करो। आप देखिए कि अगर पड़ोसियों के संबंध ठीक होंगे, पाकिस्तान से, चीन से, एक मिनट के लिए आप सोचे कि ये नहीं होता, तो आपका करोड़ों रुपया रोज सियाचिन ग्लेशियर में खर्च हो रहा है। केवल रुपया नहीं खर्च हो रहा है, बहुत लोग मारे जा रहे हैं, तमाम हथियार खरीद रहे हैं, महंगे महंगे लड़ाकू जहाज आप खरीद रहे हैं। वो लड़ाकू जहाज महंगे क्यों खरीद रहे हैं? आप बच्चे से उसका दूध का गिलास छीन रहे हैं, आप उसको उसका पौष्टिक आहार छीन रहे हैं, आप उसका स्कूल बंद करवा रहे हैं, तब तो अस्पताल, सरकारी अस्पतालों में इलाज बंद करवा रहे हैं, उस कीमत पे आप लड़ाकू जहाज खरीदते हैं। बिल्कुल सही बात। तो भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, बांग्लादेश हो, सब गरीब देश हैं। अभी इनको बहुत आगे जाना है वेलफेयर में, कम से कम अपनी जनता को सुख चैन से अच्छा जीवन देने में। और उसके लिए आवश्यक है कि हमारा जो डिफेंस बजट है वो कम हो, वेलफेयर में पैसा लगे। वो डिफेंस बजट कैसे कम होगा? अगर बॉर्डर में तनाव होगा तो आपको तो खरीदने पड़ेंगे टैंक, तोप, लड़ाकू जहाज, रेडार, असलहा, सेना बढ़ानी पड़ेगी। तो इसलिए अच्छी दोस्ती जो है वो इम्पोर्टेंट है पड़ोसियों के साथ। दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट बात है, देखिए पाकिस्तान एक मुल्क है जिससे कि हमारा एक इतिहास रहा है युद्धों का। 5 युद्ध हम लोग लड़ चुके हैं इस वाले को मिला के, और सामान्य संबंध नहीं है, वीज़ा के समान संबंध नहीं है। उनके यहाँ भी ISI है जो तमाम खुराफाते करता रहता है, भारत के अंदर आतंकवाद को बढ़ाता है। लेकिन पाकिस्तान के लोग नहीं है। हमको ये अलग अलग करना पड़ेगा कि पाकिस्तान के आवाम, पाकिस्तान के आर्टिस्ट, पाकिस्तान के खिलाड़ी और पाकिस्तान का ISI, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, इनको अलग अलग करना पड़ेगा, है ना। तो इस लिहाज से क्रिकेट हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, पहले कितने पाकिस्तान के आर्टिस्ट आते थे और भारतीय कलाकार ज़्यादा लोकप्रिय थे, और पाकिस्तान में इंडियन फिल्में बहुत लोकप्रिय हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जितना बड़ा शाहरुख खान सुपरस्टार यहाँ है उतना पाकिस्तान में है वो। तो या तमाम सारे हमारे एक्टर्स उनकी नकलें करते हैं, लोग उनकी मिमिक्री करते हैं। प्रशांत जी, नवरात्रे चल रहे हैं, तो पहले जब त्योहार आते थे, हम लोग बचपन से देखते आए हैं, अब सीजन शुरू हो गया है त्योहारों का। पहले जब त्योहार आते थे तो रौनक शुरू हो जाती थी, भाईचारा शुरू हो जाता था। अब जैसे ही कोई त्योहार आया तनाव शुरू हो जाता है। अब तनाव शुरू हो गए हैं कि मीट की दुकानें बंद हो जाएं, तो बीफ से चलती चलती लड़ाई जो है अब अंडे तक आ गई है। कहा जा रहा है कि अंडे भी नहीं बिकेंगे, कई जगह किया भी जा रहा है। तो ये सब क्या बदलाव सोसाइटी में आ रहा है, कैसे कैसे? और आज सवेरे में एक अखबार में, टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर पढ़ रहा था, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी जिसमें भूटान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, नेपाल से बच्चे आगे पढ़ते हैं, उसने अपने मीनू में से नॉनवेज हटा दिया है नवरात्रों में। तो खाना तो बड़ी चॉइस था ना। देखिए त्यौहार जो है वो समाज को एक रखने में बड़ा काम आते हैं और एक सांस्कृतिक उसका महत्व है। आपको बताऊं कि मैंने बहुत अच्छी फिल्में, हमारे समय जब हम बड़े हो रहे थे तो ये मल्टीप्लेक्स थोड़ी थे, एक आध सिनेमा और शहर में होता था। हम तो छोटे शहर में रहे, तो हमने जितनी देश प्रेम की फिल्में देखी हैं, चाहे हिंदुस्तानी कसम है, हकीकत है, और जागृति है, हाँ जागृति, तमाम फिल्में जो है हमने कहाँ देखी हैं? दुर्गा पूजा के पंडालों में देखी हैं। दुर्गा पूजा के पंडाल के बगल में प्रोजेक्टर लगा के फिल्में दिखा सूचना विभाग की, तो वो फिल्में हमने देखी हैं। वहीं पे कठपुतली, वहीं पे नाटक, थिएटर अभी भी होता है। दुर्गा पूजा में अभी भी होता है। अभी हमारे पड़ोस में दुर्गा पूजा लगती है, वहाँ थिएटर होता है, वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। त्योहारों का महत्व ये है। पिछले दशहरा में मैं मनाली में था, कुल्लू का दशहरा बड़ा मशहूर है।
कितने जगह जगह से देवता, 50 देवता वहाँ आते हैं, फिर उस देवताओं की सवारी निकलती है, उसका कितना कल्चरल महत्व है। और वो हिंदू मुसलमान मिल के सब मनाते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में तो तमाम जगह ये रिवायत है, सैकड़ों साल पुरानी रिवायत है कि ताजिया जो है वो किसी हिंदू की दियोड़ी से उठेगा और उनकी चौथी, पांचवी, छठवीं पुश्त ये काम कर रही है। तो त्योहारों ने तो ये किया है। हमारे घर में सारे त्योहार मनाए जाते हैं। पड़ोस भी वैसा रहा है कि हमारे पड़ोस में मुस्लिम रहते थे, कुछ एंग्लो इंडियन रहते तो थे। लोग तो नहीं बदले प्रशांत जी, फिर ये विचार कैसे बदल गए? ये राजनीतिक प्रशांत जी, जैसे आपने पुराना शहर का, मैं भी चांदनी चौक में पैदा हुआ, मैं वहीं रहा, पूरा बचपन वहां बीता, कभी हमने देखा ही नहीं। बगल में बल्ली मारन पूरा मुस्लिमों का मोहल्ला, और इधर हम कभी कोई तनाव नहीं रहता था, किसी त्योहार पे कोई तनाव नहीं होता था। तो ये और अगर आप देखिएगा कि जो सामान दिवाली में आतिशबाजी थी, तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने बैन की है। आतिशबाजी कौन बनाता है? सब मुसलमान बनाते हैं, है ना। सजावट का सामान कौन बनाता है? मुसलमान बनाते हैं। जो कपड़े हम पहनते हैं त्योहारों में, जो खासकर लड़कियां और महिलाएं, जिसमें कि वो कशीदेकारी होती है, काफी काम होता है, हाथ का काम सब मुसलमान ही करते वो थे, सब मुस्लिम होता है। तो ये एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी थी। इसको अपनी राजनीति में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। और इसका कारण क्या है मैं आपको बता दूं। पिछले कुछ वर्षों में भारत का संविधान को सल्यूट करना पड़ेगा इसके लिए कि हमारे संविधान ने जो डेमोक्रेसी के ज़रिए और आरक्षण के ज़रिए समानता के कदम उठाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि समानता प्राप्त हो गई है, लेकिन काफ़ी हद तक ये इस पे काम हो गया। और आरक्षण के ज़रिए, वोट अधिकारों के ज़रिए जो अब चुनौती हो रही है चुनाव आयोग के द्वारा, वो सब काम जब हुए तो एक नया मिडिल क्लास, एक नया समाज हम उभरता हुआ देख रहे हैं, जिसको सैकड़ों साल हाशिए पे रखा गया, एजुकेशन से वंचित रखा गया, शिक्षा से वंचित रखा गया, कुएं अलग, तालाब अलग, स्कूल में दाखिला नहीं, वो सारा समाज अब सामने आ गया। अब जब सामने आ रहा है तो उनके अंदर टैलेंट है। क्योंकि जितना भी जिसको हम वंचित समाज कह रहे हैं, ये पूरा वंचित समाज इंक्लूडिंग मुसलमान, इसके पास कोई ना कोई हुनर था। या तो ये खेती करना जानता था, या ये दूसरी और कारीगरी जानता था, हाथ का काम आता था, तमाम तरीके के काम, कलपुर्जे बनाना काम, लोहार का काम, ये सारे काम, औजार बनाने का काम, बाल काटने का काम, जितना भी हुनर का काम है, वो सारा काम यही समाज कर रहा था। लेकिन उसको शिक्षा से वंचित किया हुआ था, औपचारिक शिक्षा से वंचित किया हुआ था। तो जो एकलव्य का अंगूठा काट कर अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का जो प्रक्रिया थी, ये हमारे देश में चलती रही, हजारों साल चलती रही। संविधान ने, डेमोक्रेसी ने इस बात को बदला। अब जब बदला, उसके 7 दशक 8 दशक के बाद एक समाज वहाँ से निकल कर आ रहा है, जो मुख्य धारा में आ रहा है, जो अब स्टेडियम के बीच में है, अब वो भी खेलेगा। तो वो जब मुख्य धारा में आ रहा है, पहले शुरुआत में उसके ब्लू कॉलर लोग आए, यानी जो कारीगर थे या जो मार्केटिंग के लोग थे, जो और धंधे पेशे आए, उनमें वो लोग आए। उसके बाद अब उसमें से हाईली एजुकेटेड प्रोफेसर निकल रहे हैं, पत्रकार निकल रहे हैं। मैं प्रोफेसर, पत्रकार वगैरह को क्यों अलग कर रहा हूँ, मैं उसका कारण बताऊँ। प्रोफेसर, पत्रकार, फिल्में बनाने वाले, टीवी चैनलों के प्रवक्ता, तमाम तरीके के आर्टिस्ट, फिल्म मेकर्स, राइटर्स, तमाम लोगों को आप देख रहे हैं। और वो वहाँ से वो वाइट कॉलर जॉब्स हैं, वो लॉयर, जजेस, अब ये सब आ रहे हैं। इसने बड़ी हलचल पैदा की है।
इसने रुके हुए पानी में एक पत्थर मार दिया है और वो हलचल है। उस हलचल से बहुत दिक्कत है। जो समाज, जो स्टेटस कोइस था, यथास्थितिवादी समाज, जिसको एक तरीके के सरनेम, एक तरीके के अपने ही लोग देखने का आदी था, अब उसको दूसरे लोग दिख रहे हैं। अभी मैं आपको किस्सा बता रहा था कि मैं श्रीनगर से लौट रहा था और कॉकपिट से आवाज़ आती है हवाई जहाज़ में कि इस विमान के मुख्य वैमानिक हैं कैप्टन अमित यादव। तो ये आवाज़ें जो आ रही हैं नई तरीके की, ये कानों को नई तरीके की आवाज़ें सुनने का आदी नहीं है जो यथास्थितिवादी है। मैं बात कर रहा हूँ आरएसएस की। देखिए, आरएसएस काम ही इस पे करती है। आरएसएस का मुख्य काम ही यही है कि हिंदू समाज में वर्चस्ववाद कायम रहे, मनुवाद कायम रहे, और वो मनुवाद को स्थापित करने का ही पूरा आरएसएस काम करती है। मुसलमानों के खिलाफ जो एजेंडा है वो इसी का एक ऑफशूट है। और जो आप कह रहे हैं कि त्योहारों को उग्र बना दिया, ये जो धर्म में एक उग्र बना दिया कि जो हमने राम की तस्वीर देखी वो तो बड़ी बचपन में, सौम्य तो थी। वो हाथ जोड़े हुए जोड़ देखी। के बड़े सौम्य और थे। अब देखिए तो राम जो है वो बाण ताने हुए हैं। तो एक हिंसक राम को आपने बनाया। हनुमान जिनको हम लोग मानते हैं कि वो भक्त हैं, वो उनकी तस्वीर देखी कि वो सीना चीर के और वो प्रभु को दिखा रहे हैं, नमस्कार, सीना चीर के राम सीता को दिखा रहे हैं। हनुमान जी की ये तस्वीर हमने देखी। और अब एक एंग्री हनुमान कारों के पीछे मैं लगा हुआ स्टिकर देखता हूँ। ये क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि अब इनको डर लग रहा है यथास्थितिवाद को। अब वो कैप्टन अमित यादव कॉकपिट में है और टेक ऑफ कर रहा है। हाँ, अब प्रियंका भारती है जो बीजेपी के हिमांशु त्रिवेदी नाम है, क्या नाम? सुधांशु त्रिवेदी। सुधांशु त्रिवेदी को पानी पिला देती है। पढ़ी लिखी है, जेएनयू के तर्कों के साथ काम बात करती है, तो और डरती भी नहीं है। तो वो इस मानसिकता से आज़ाद हो गई है कि हमारे पुरखों के पिछले जन्म का कर्म था कि हम यहाँ पैदा हुए। इस गिल्ट से वो निकल गई। तो वो अब जब इस गिल्ट से ये समाज निकल रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये आरएसएस ये सब चीज़ें कर रही है। और ये मैं मानता हूँ कि परमानेंट नहीं है, ये एक फेज़ है जो निकल जाएगा। और ये आप जितना मैं अध्ययन समाज को करता हूँ, अब ये अब उसका ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। प्रशांत जी, हैदर साहब अगला सवाल पूछें, एक छोटा सा इसी में जोड़ते हुए पूछ रहा हूँ कि वो गिरिराज सिंह जी बड़े मंत्री हैं भारत सरकार के, तो कई चीज़ों पर बड़े अपना रुख रखते रहे हैं वो। तो उन्होंने ये कहा था कि इस बार जो है वो सनातनी मीट लेकर के आए थे और कहा था कि सनातनी मीट हिंदू, हाँ, तो वो उसको उन्होंने सनातनी मीट कहा था। तो क्या इन नवरात्रों में वो सनातनी मीट बिकेगा या वो भी बंद है? देखिए विक्रांत, ऐसा है कि हिंदू धर्म इतना, हिंदू संस्कृति रादर इतनी व्यापक है, या ये उस उपमहाद्वीप में लोगों में रहने वाले लोग इतना व्यापक है और तमाम तरीके की मान्यताएं हैं और उतना गिव एंड टेक है। तो उसमें बहुत, आपके घर में किसी और तरीके से प्रैक्टिस होती होगी, हमारे घर में कोई और तरीके की प्रैक्टिस होती है। हम तमाम ऐसे लोगों को जानते हैं जो कि रामनवमी के वक्त प्रसाद के तौर पे गोश्त ग्रहण करते हैं या बलि होती है। अच्छी बात नहीं है लेकिन होता है। और मैं अपने बचपन की बता रहा हूँ कि एक हमारे रिश्तेदार थे और उनके कोई गुरुजी थे, तो वो तो मंगवाते थे गोश्त। वो काली के उपासक थे। तो ये हिंदू धर्म में तमाम तरीके की चीज़ें हैं, एक तरीके से नहीं है। और अगर आप इसका डेटा निकालिएगा कि गोश्त हिंदुस्तान में कौन खाता है कौन नहीं खाता है तो आप देखिएगा कि
76%, 77% इंडिया जो है वो मीट ईटर है, हाँ, तो मुसलमान तो 14% है। हाँ, तो ये तो बाकी बाकी कौन लोग कौन है जो खा रहे हैं? और इसका एक और एग्जाम्पल आप देख लो, कभी भी देख लो। हाँ, एक यहाँ बड़ा मशहूर नॉन वेजिटेरियन खाने का एक चेन है, फूड हाँ, चेन है। तो मैं वहाँ एक मित्र के साथ गया। अच्छा, तो उस दिन मुझे ख्याल नहीं था, उस दिन जो है वो मंगलवार था। हाँ, तो उससे पूछ रहे तो एक तो सन्नाटा उसके रेस्टोरेंट में, बैठने की जगह नहीं मिलती थी। उससे पूछ रहा हूँ ये बनाते, ये बना, उसकी कुछ चीज़ें अच्छी हैं, हाँ। वो मैं मांग रहा था। तो उसने कहा नहीं आज नहीं बनाया। मैं क्यों नहीं बनाया? बोले सर आज ट्यूसडे है ना, लोग कम आते हैं। हम्म, अब आप सोचिए, मुस्लिम फूड चेन है वो, हाँ, और वो मंगलवार को कम बनाता है चीज़ें क्योंकि लोग कम आते हैं। हाँ। तो कौन लोग कम आ रहे हैं मंगलवार को? मुसलमान तो होंगे नहीं वो। तो ये हाँ, तमाम तरीके के लोग समाज में है हाँ। कि इनको एक 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 तरीके से आप नहीं हाँक सकते। हम्म, खाने पीना का एक व्यक्तिगत वो आस्था हाँ, है ना। मेरे घर में भी तमाम रिश्तेदार आते हैं या लोग आते हैं जो कि प्योर वेजिटेरियन होते हैं। तो जब आते हैं तो मैं उनकी भावनाओं का ख्याल हाँ। रखता हूँ। प्योर वेजिटेरियन ही बनेगा। हाँ, फिर हमारे घर में वो सब नहीं आता। तो ये तो हम लोगों की शराफत और सांस्कृतिक एक तरीका है। और अब आप देखिए कि हिंदू मुसलमान, कभी आप गए किसी मुस्लिम की शादी में अरे गए? खूब सर। अच्छा, अब आप देखिए कि उनके यहाँ जो निकाह होता है, हाँ, तो उनके यहाँ जो निकाह होता है और हमारे यहाँ शादी होती है, हाँ, तो अब जयमाल उनके यहाँ भी होने हाँ, लगी अब होने लगी है। है ना। हाँ, अच्छा, अब वो क्या है, कल्चरल सिंथेसिस होता है। हाँ, भारत में मुसलमान की जो दुल्हन है वो लाल जोड़ा पहनती है। हाँ, अरब की दुल्हन लाल जोड़ा नहीं पहन रही है, हाँ, वो वाइट कपड़े पहनती है। हाँ, वहाँ पे ओटोमन एम्पायर का असर है। हाँ, और केवल एक निकाह, काजी और पंडित और फेरों को छोड़ दीजिए आप, जो बाकी रस्में हैं, हाँ, वो जो खेल होते हैं, वो हल्दी के पानी में हाँ। सिक्का ढूंढना और गांठ सब एक खोदना, जैसा ही है सर। वो हाँ, मुसलमानों में भी हाँ, हो रहा है। हाँ, मुसलमान की साली भी जूते चुरा के नेक मांग रही है। हाँ। तो इतना गिव एंड टेक है हाँ। हमारे समाज में, कि ओवरलैपिंग है। हाँ, इसको आप अलग कैसे कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सही बात। इसको अलग नहीं कर सकते ना। सर बिल्कुल, ये मतलब कि डिस्कशन में हमारा थे, लेकिन आपकी बात से आया कि सर अगर हम आरएसएस को भी आप समझते हैं, बीजेपी को, तो वहाँ पर मुसलमान कहाँ से कौन से पायदान में? कभी कहा जाता है कि कुत्ते का पिल्ला भी अगर दब जाए तो दुख होता है। फिर कहा जाता है कि हमारा पड़ोसी भी मुसलमान था, उसका सवैयाँ आती हैं। फिर आई लव मोहम्मद पर भी एफआईआर दर्ज होने लगती है। तो मुसलमान कहाँ है आज के दौर पर? देखिए, वो केवल मुसलमान की बात नहीं है। बीजेपी का जन्म कैसे हुआ? 1980 में जनता पार्टी का हिस्सा थे ना। जी। बीजेपी का जन्म दोहरी मेंबरशिप के सवाल पर हुआ। जॉर्ज फर्नांडिस ने सवाल उठाया कि जो यहाँ जनता पार्टी में है उनको आरएसएस छोड़नी पड़ेगी। तो जो आरएसएस की मेंबरशिप नहीं छोड़ना चाहते थे, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, बीजेपी। तो बीजेपी पार्टी जो है, मुसलमान तो बाद में आता है, वहाँ गैर आरएसएस वाला भी दूसरे नंबर पे है। मैं बड़ी उनको एक हिदायत और सुझाव दे रहा हूँ, हेमंत बिस्वा शर्मा को, कि आप समझ लें कि अब बीजेपी के अंदर आप दोहरे स्तर के नागरिक हैं। नंबर 2 हैं आप, नंबर 1 वहाँ वही है जो आरएसएस से आया। अभी आपने देख लिया ना कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक फ़ोन कॉल पे उनको खबरें आ गई ना कि बाहर किस कैसे फ़ोन आया था, कहाँ कहाँ किससे साइन कराया जा रहा था, किसके कमरे में। कोई इस मानने को तैयार नहीं ना कि उन्होंने अपने आप इस्तीफा दे दिया था और गायब है, एक बयान नहीं आया। तो वो आए थे ना, वो देवीलाल के पार्टी से और कांग्रेस पार्टी से, आरएसएस के नहीं थे ना, एक फ़ोन कॉल पे हटा दिए गए।
आरएसएस का बीजेपी के अंदर जो नहीं है वो सेकंड ग्रेड सिटीजन है वहाँ पे, मुसलमान तो बात की बात है। और जो नफरत की पॉलिटिक्स है, देखिए वो नफरत की राजनीति का कारण वही है कि हिंदू समाज को जातियों में बटा रहने दो, वर्ण व्यवस्था जारी रहे, मनुवाद चलता रहे, और ये जो हिंदू समाज है ये एक पॉलिटिकल कंस्टिट्यूंसी भी बन जाए। तो कैसे बनेगा कि नफरत एक दुश्मन बना दो, खड़ा कर दो, तो वो दुश्मन बना दिया। आप कभी गौर कर लो, मैं आपको अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ, जो जातिवादी लोग होते हैं वो किसी के घर जाएंगे, मान लो किसी दलित के घर गए, आजकल देखते हो ना कि बहुत नेता लोग खाना खाने जा रहे हैं, नए नए स्टील के बर्तन वो सब, ये तो चलो नेता है। मैं समान व्यक्ति की बात बता रहा हूँ, कोई समान जातिवादी व्यक्ति किसी के यहाँ खाना खाने जाएगा, अगर जाना पड़ गया सामाजिक शिष्टाचार की वजह से, नेतागिरी की वजह से, तो वो दाल मोठ खा लेगा, बिस्कुट खा लेगा, मिठाई खा लेगा, बाहर से आई है, घर की बनी हुई चीज नहीं खाएगा, उसके घर का दाल चावल नहीं खाएगा वो। कभी ऑब्जर्व कीजिए इसको, इतना गहरा है ये, और आरएसएस इसको बना के रखना चाहती है। प्रशांत जी, बात करते करते घंटा भर बीत गया, तो चलते चलते थोड़ा सा अंतिम सवाल टाइप कि देश की मीडिया को किस तरह से देखते हैं? आपने भी पूरा अपना कैरियर देश की मेन स्ट्रीम मीडिया में गुजारा, किस तरीके से आज की मीडिया को देखा जाए? क्योंकि विपक्ष के प्रवक्ताओं की तो बहुत बड़ी दिक्कत है ही, अब तो जनता भी खुलकर बोलने लगी है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो कर रहा है वो पत्रकारिता तो नहीं है। देखिए, एक बात बहुत साफ समझ लीजिए कि ये पैसे की वजह से नहीं। एक पहली बात कि पैसे के लालच की वजह से नहीं कि सरकार बड़े विज्ञापन दे रही है इसलिए ये सरकार का गाना गा रहे हैं। तो विज्ञापन तेलंगाना की सरकार भी देती है, विज्ञापन कर्नाटक की सरकार भी देती है, हिमाचल की सरकार भी देती है। विज्ञापन का मामला नहीं है, पैसे का मामला नहीं है। दूसरी बात, ईडी सीबीआई इन सब से डर का मामला भी नहीं है, काफ़ी हद तक नहीं है, क्योंकि मीडिया का मालिक तो डर जाएगा, पत्रकार नहीं डरता। पत्रकार नहीं डरता इससे। आप इमरजेंसी को याद कीजिए ना, इमरजेंसी में बिजली काट दी थी इंडियन एक्सप्रेस की, डर गया इंडियन एक्सप्रेस, नहीं डरा। पंजाब केसरी को तमाम तरीके से प्रताड़ित किया गया, नहीं डरा। वो तो इंडियन एक्सप्रेस तो उतना हिस्सा ब्लैंक छोड़ता था जिसको वो सेंसर होते थी खबर। तो मीडिया डरता नहीं है, पहली बात। मीडिया पैसे के लालच में नहीं कर रहा। ये मीडिया का कारण वही है जिसको मैं समझाता हूँ, जो मैं कहता हूँ कि जो डेमोग्राफिक इनसिक्योरिटी है, ये वैचारिक रूप से अब आरएसएस के साथ है। वैचारिक रूप से वो सामाजिक न्याय का जो विमर्श बहुत बड़ा हो गया है, उससे उसको डर लग रहा है। वो जातिवाद जनगणना से डर रहा है, वो 50% के आरक्षण की लिमिट हटने से डर रहा है, वो राहुल गांधी के नैरेटिव से डर रहा है, वो तेजस्वी यादव से डर रहा है, वो कंचना यादव से डर रहा है, वो प्रियंका भारती से डर रहा है, इन लोगों से डर रहा है। तो ये जो मीडिया है वो ऐसा नहीं कि अरुण पुरी या दूसरे जो मीडिया के मालिक हैं वो इतना डर गए ना। ये जातिवादी लोग हैं, ये सामाजिक यथास्थिति वाले हैं, इनको अभी तक ये चल रहा था। और इसको आप इस ढंग से समझ लीजिए कि अभी तक क्या हो रहा था। अब सवाल आता है कि अभी तक क्यों नहीं कर रहे थे। देखिए, अभी तक जो चल रहा था वो था कि संविधान, डेमोक्रेसी, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, इंडिपेंडेंट मीडिया, ये जो ड्राइंग रूम में रखा हुए जो आइटम थे, उसके चलते, उसके रहते हुए भी हिंदू अपर कास्ट का वर्चस्व तमाम संस्थाओं पे बरकरार था।
उसने ये मान लिया था कि 21st सेंचुरी में हमको इतना तो देना पड़ेगा, 15% आरक्षण तो हमको देना पड़ेगा, है ना। कुछ तो हमको समाज को, दुनिया को दिखाने के लिए मुसलमान रखने पड़ेंगे। बीजेपी के पास भी 2 थे, वो उनको किनारे कर दिया गया, है ना। तो गुलदस्ते वहाँ भी थे, मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज, तो वो गुलदस्ते थे वहाँ पे, अब उन गुलदस्तों को भी हटा दिया। तो ये हिंदू अपर कास्ट को मालूम था, जो वर्चस्ववादी था, कि इतना तुमको करना पड़ेगा, तो संविधान से सबसे पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट चलता रहे। अब उसको डर लग रहा है, अब उसको लग रहा है कि ये सुनामी आ रही है, अब इसमें हम बह जाएंगे। और ये डर उसका वाजिब नहीं है, लेकिन वो डर है, ये डेमोग्राफिक इनसिक्योरिटी है। इस वजह से आप केवल देखेंगे तो वो जो मीडिया है, ये वर्चस्ववादी लोगों का मीडिया है। अब इनको डर लग रहा है, इसलिए बीजेपी के साथ है, वैचारिक रूप से साथ हैं। इसलिए प्रताप भानु मेहता नरेंद्र मोदी की तारीफ करे 2013 से 14 के आसपास। इस वजह से रामचंद्र गुहा मोदी जी को कभी कभी तारीफ कर देते हैं। ये जो पूरा एक वो है सिस्टम हिंदू अपर कास्ट का, ब्राह्मणवाद का, ये ब्राह्मणवाद की जड़ें बड़ी जो है वो गहरी हैं समाज में, और वो हिल रहा है। और वो पेड़ को हिलाया जा रहा है, तो उस डर की वजह से ये मीडिया ऐसा है, और कॉर्पोरेट भी उसी में है। आप देख लीजिए जो कॉर्पोरेट के बोर्ड रूम में कौन लोग हैं, मीडिया में कौन लोग हैं, एंकर्स कौन है, संपादक कौन है, मालिक कौन है। तो ये डर है इसका कारण ईडी सीबीआई नहीं है, इसका कारण जो है वो पैसा भी नहीं है। पैसा तो आरजेडी भी विज्ञापन दे देगी, मायावती विज्ञापन दे देगी, लेकिन रहेंगे ये एंटी दलित, एंटी ओबीसी। ये सामाजिक न्याय के सुनामी से डर रहे हैं, इसलिए ये मीडिया इतना हिंसक हो गया है, इतना हिंदू मुसलमान कर रहा है, इतना अनएथिकल हो गया है। इस कारण ये है। तो क्या यही बड़ा कारण है सर कि आरजेडी, समाजवादी पार्टी और इस तरह के बाकी दलों के साथ एंकर्स का बहुत ज्यादा झगड़ा दिखाई देता है? बाकी जो बीजेपी और जो अपर कास्ट पार्टी जिनको अभी तक माना जाता रहा है, उनके प्रवक्ताओं के साथ उस तरीके का झगड़ा नहीं और होता? इसमें आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप विक्रांत, मैं सहमत हूँ, यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ। और इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो कि बीजेपी में भी आपको लोग मिल जाएंगे दलित, ओबीसी या मुसलमान, है ना। वो कोई एक प्रवक्ता आता है पूना वाला, उनका मुस्लिम है, मिल जाएंगे। ये ड्राइंग रूम में रखे हुए गुलदस्ते हैं, ये एम्पावर्ड लोग नहीं हैं। सर काफ़ी टाइम हो गया, बस चलते चलते मैं आपके ना सर फेसबुक को फॉलो भी करता हूँ, देखता हूँ, उसमें बकरीद आते ही आप जैन फैमिली को याद कर लेते, तो ये क्या माजरा है? नहीं, वो हंसी मजाक करता हूँ। वो पिछली बकरीद में एक जैन साहब थे, वो बकरियां खरीद लाए और उन्होंने खबर बन गई, तो मुझे बड़ा अजीब लगा। और देखिए वो हमारे चांदनी चौक के ही है। हाँ। और कि ये क्या करेंगे उन बकरियों का, और ये क्यों लाए। अच्छा, अगर आपको जानवरों की हिंसा रोकनी है तो आप सारे साल काम करो ना। दवा की कंपनी भी तो ये काम करती है। पेटा है, जैसे मान लीजिए, पेटा साल भर काम करती है ना, पशुओं की यातनाओं के। घोड़े के में नाल ठोकना कौन सी वो है, वो भी तो हिंसा ही है ना। तो जानवरों के प्रति हिंसा वो ढकोसला है। और मुझे तो ताज्जुब ये होता है कि जैन तो बड़ा प्रोग्रेसिव रिलीजन था, ब्राह्मणवाद के खिलाफ था। इन लोगों का तो वैसा वो रहा, वो और माइनॉरिटी में है, माइनॉरिटी कमीशन में मेंबर होता है जैन। वो माइनॉरिटी, वो हिंदू माइनॉरिटी में उनको संविधान के आर्टिकल 30 के पूरे बेनिफिट मिलते हैं। माइनॉरिटी कमीशन में उनका एक व्यक्ति होता है, और आप अपनी दूसरी माइनॉरिटी के खिलाफ करो। तो बढ़िया बातचीत हुई, बहुत बढ़िया बातचीत हुई, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो देखिए अभी हमने आपकी बात कराई है प्रशांत जी से, और ऐसे ही हम लोग बाकी शख्सियत से भी आपकी मुलाकात कराते रहेंगे।
तो हमें इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसी किसी शख्सियत के, तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।